हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं कृष्णवीर सिंह यादव आज पुनः आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स 9 मई 2024 का। तो आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखें पूरा वीडियो, जो आपको आने वाली परीक्षा में काम आएगा। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस करंट अफेयर्स की, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे एप्लीकेशन की लिंक्स पर क्लिक करें और एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। चलिए तो हम देखते हैं आज का पहला सुविचार क्या है। सुविचार कह रहा है कि आप अपनी जिंदगी के 5 साल अपने सपनों को दे दो, आपकी कामयाबी आने वाले 50 सालों तक आपका नाम लेती रहेगी। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने जीवन के दो 5 साल अपने आप को दे दें, पूरी मेहनत से लग जाएं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और अपने आप को उसमें झोंक दें, तो आप यकीन मानिए आप अपने पूरे जीवन भर अपनी एक कामयाब जीवन जिएंगे। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत जो है किस भारतीय को व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय को ये जो पुरस्कार है व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? हम इस पुरस्कार के बारे में चर्चा भी करेंगे। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो डॉक्टर पूर्णिया देवी बर्मन, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, चारू दत्त मिश्रा या आनंद पाटिल। तो आप इस प्रश्न को पढ़ें और इसका जवाब दें। अगर आपको इसका आंसर है तो कमेंट बॉक्स में डॉक्टर पूर्णिया देवी बर्मन को, राजेंद्र सिंह को, चारू दत्त मिश्रा को, आनंद पाटिल को, इनमें से किसे यह पुरस्कार दिया गया है, कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो है वो है डॉक्टर पूर्णिया देवी बर्मन। ये असम की एक पर्यावरणविद हैं और ये जो व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 है, ये इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। देखिए इसके हम कुछ एक्स्ट्रा तथ्यों की बात करते हैं कि असम की वन्य जीव संरक्षणवादी एवं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया। ये असम की हैं, जीवों का संरक्षण करती हैं, बचाती हैं जीव जंतुओं को। और डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को यह पुरस्कार हरगिला नाम से प्रसिद्ध ग्रेटर एडजुटेंट पक्षी, जिसे सारस भी कहते हैं, के संरक्षण हेतु किए गए उनके प्रयासों के कारण दिया गया है। इन्होंने क्या काम किया है कि जो एक हरगिला नाम से प्रसिद्ध है एक ग्रेटर एडजुटेंट पक्षी, जिसे सारस भी कहते हैं, उसके संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय करे हैं। इसलिए उन्हें ये पुरस्कार, जिसका नाम है व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन द्वारा ग्रेटर एडजुटेंट पक्षी सारस के संरक्षण के लिए असम में स्टार्क सिस्टर्स आंदोलन चलाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है आपसे कि स्टार्क सिस्टर्स आंदोलन का संबंध कैसे है। तो ये चलाया किसने है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी ने चलाया है। और ये इसका संबंध है जो सारस पक्षी है, जिसे हरगिला नाम से असम में जानते हैं, या जिसे हम वैज्ञानिक रूप से ग्रेटर एडजुटेंट भी कहते हैं, उस पक्षी के संरक्षण में काम किया। अगर हम इस पुरस्कार के बारे में जानें कि ये व्हीटली पुरस्कार क्या है, तो व्हीटली पुरस्कार, इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। ये आप याद रखें, व्हीटली पुरस्कार को क्या कहते हैं? ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1993 में एडवर्ड व्हीटली नाम के व्यक्ति ने की थी, और उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम क्या है? व्हीटली गोल्ड पुरस्कार है। 1993 में की गई थी और जो है ब्रिटेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहली बार यह पुरस्कार 1994 में दिया गया था। 2024 में असम की पूर्णिमा देवी को यह पुरस्कार मिला है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? ये ऑप्शन ए है आपके, ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ये पहला ऑप्शन है। क्योंकि आप जानते हैं हर दिवस की एक थीम होती है, तो ये थीम पूछ रहे हैं कि थीम क्या है? क्रिटिकल माइंड्स, द रूल ऑफ मीडिया, एडवांसिंग पीसफुल, जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज, या ये है। दूसरा है जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फोवर,
और डी ऑप्शन है मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शन इन अ टाइम ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। तो ये 4 ऑप्शन हैं। अगर आपको पता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है, एक ये, और दूसरा आप ये कमेंट करें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, दिवस कब मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है, ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही ऑप्शन है ए, ये प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ये इसका पहला जो ऑप्शन है वह सही है, यानी कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम ये है। और हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, मैंने आपसे कमेंट करने का कहा था। और 2024 की जो थीम है वो क्या है? तो ये प्रेस ऑफ द प्लेनेट, हिंदी में कहें तो ग्रहों के लिए पत्रकारिता, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। 2023 में अगर इसकी थीम की बात करें तो क्या थी? शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। ये 2023 की थीम थी। ये याद ना रह पाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये जरूर याद कर लेना, ये प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, यानी कि ग्रहों के लिए पत्रकारिता, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता, ये 2024 की थीम है। और हर साल 3 मई को विश्व प्रेस पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला अगर हम बात करें इसका इतिहास से, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा हर वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1993 से ये मनाया जा रहा है, 3 मई को मनाया जाता है, ये आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि द टाइम्स हायर एजुकेशन एक संस्था है द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो एक संस्थान है बेंगलोर को कौन सी रैंक प्रदान किया गया है? एक रैंकिंग जारी की गई किसके द्वारा? द टाइम हायर एजुकेशन द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है। उस रैंकिंग में हमारी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है IISc बेंगलोर को कौन सा स्थान मिला है? तो आपके सामने ऑप्शन है 42, 32, 52 या 62। अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप कमेंट करिए कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है 32। क्या है? 32। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता हुआ करे तो आप चाहे कमेंट करें, कमेंट ना भी कर पाए तो मन में कम से कम उसको रिपीट करें, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद आ जाए। आप अपने आप को रीचेक किया करें, वो कमेंट किया करें। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें तो जो है द टाइम हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न का, हाल में ही समाचारों में रहा टू स्टेट सॉल्यूशन किन देशों की गतिविधियों के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा है? ये एक शब्द आपने अखबारों में पढ़ा होगा या न्यूज में सुना होगा, सब चल रहा है टू स्टेट सॉल्यूशन। ये पूछ रहे हैं कि टू स्टेट सॉल्यूशन किन देशों की गतिविधियों के बारे में बताया गया, इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। तो वो देश कौन कौन से हैं? हालांकि बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, अगर आप जरा से जागरूक हैं तो आप बता सकते हैं। इराक और ईरान के बारे में, भारत और पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में, फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में। क्योंकि जो देश चर्चाओं में है, जो देश चर्चाओं में रहे हैं किन्हीं न किन्हीं कारणों से, उन्हीं के बारे में ये प्रश्न रहा होगा। तो आप कमेंट करने का प्रयास करें कि पहला इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ, सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर जो है वो है फिलिस्तीन और इजराइल, डी। क्यों इसका सही आंसर फिलिस्तीन और इजराइल है? क्योंकि आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन का बहुत लंबे समय संघर्ष चल रहा है। गाजा पट्टी का विवाद आपने सुना होगा, इजराइल पर हमला किया पहले हमास, जो गाजा पट्टी का एक आतंकवादी संगठन है, उसने, और फिर इजराइल ने उस पर अपनी कार्रवाई की और पूरे के पूरे लगभग फिलिस्तीन को निस्तो नाबूद कर दिया, कब्जा टाइप है उस पर कर लिया। अब दुनिया भर में ये विवाद चला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के तरफ से ये बात रखी गई है कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन पर जो है
हम सहमति देते हैं। तो देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज, ये भी आप अलग से याद कर लेना कि ये प्रश्न बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज ने क्या कहा कि भारत टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है। देखिए, टू स्टेट सॉल्यूशन, इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे के संदर्भ में टू स्टेट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। इजराइल और फिलिस्तीन के संदर्भ में ये शब्द प्रयोग किया है। इसके तहत क्या किया जा रहा है? इसके तहत फिलिस्तीन के लोग इजराइल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। यानी कि स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, और ये जवाबदारी इजराइल के लोगों की होगी, यानी इजराइल के अंदर एक देश बनाया जाए। इसके तहत यहूदी लोगों के लिए इजराइल और फिलिस्तीनी लोगों के लिए फिलिस्तीनी राज्य देश के निर्माण की बात की गई। ठीक है, यहूदी लोगों के लिए क्या बनेगा? इजराइल, और फिलिस्तीन लोगों के लिए क्या बनेगा? फिलिस्तीन देश बने। ये दो स्टेट, टू स्टेट जो शब्द दिया गया था वो इन्हीं देशों के लिए दिया गया था। सॉल्यूशन। अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 के, हाल में ही उमा रामानन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? आपने नाम सुना होगा उमा रामानंद का, और यदि आप अखबार टीवी से जुड़े हुए हैं तो आपने कहीं ना कहीं ये सुना ही होगा। ये इनके भी निधन हो गया, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? खेल से, पत्रकारिता से, गायन से, या नाटक से? अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं सही आंसर। इसका सही आंसर क्या है? इनका जो संबंध है वो काय से है? गायन से है। ये तमिलनाडु की एक गायक हैं, ये तमिल में गीत गाती थी, और हाल में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो आप देख लीजिए, प्रसिद्ध उमा रामानंद का निधन 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उमा रामानंद का संबंध याद रख लेना तमिलनाडु से था, जो मुख्य रूप से तमिल गायन के लिए जानी जाती थी। अन्य भी निधन हुआ है, एक अमेरिकी उपन्यासकार थे और फिल्म निर्माता थे, इनका निधन हो गया है, पॉल ऑस्टर। ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है, आप अलग से याद कर लेना कि अमेरिका के थे पॉल ऑस्टर, इनका वर्तमान में क्या हो गया? निधन हो गया है। तो ये अच्छे से आप याद कर लेना, इसको भी आने वाली परीक्षाओं में काम आएगा आपको। हाल में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल में किस देश में युकाटन प्रायद्वीप के नजदीक सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया था? ब्लू होल क्या होता है? मैंने आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाई तब बताया था, फिर अब यहाँ पर भी चर्चा कर लेंगे। तो ये किस देश में युकाटन प्रायद्वीप के नजदीक एक सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है? कनाडा के पास में, मैक्सिको के पास में, जापान के पास में, या इंडोनेशिया के पास में? अगर आप कुछ जरा सा भी मैप का ज्ञान रखते हैं, अगर आपने ज्योग्राफी ढंग से पढ़ा हुआ है, तो आप बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करिए कि युकाटन प्रायद्वीप, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि युकाटन प्रायद्वीप कहाँ है के पास सबसे गहरा एक ब्लू होल खोजा गया, वो किस देश में खोजा गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। मैक्सिको के पास में युकाटन प्रायद्वीप, वहां पर हमने ब्लू होल खोला। ब्लू होल क्या होता है? जैसे मतलब समुद्र के अंदर कैल्शियम कार्बाइड जमा हो जाता है, चूना, और उसके अंदर एक गहरा गड्ढा बन जाता है, क्योंकि पानी के कारण उसे नीला हॉल माने गड्ढा, ब्लू हॉल नीला गड्ढा, पानी की अधिकता के कारण उसकी बहुत ज्यादा गहराई होती है। देखिए, अभी तक इस ब्लू होल की संपूर्ण गहराई मापी नहीं जा सकी है, प्रयास कर रहे हैं वैज्ञानिक, परंतु अब तक इसकी गहराई लगभग 1378 फीट या समुद्र तल से लगभग 420 मीटर मापी गई है। मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है। इसे सबसे गहरे ब्लू होल का नाम तामजा ब्लू होल रखा गया। क्या रखा गया इसका नया नाम? तामजा। ये भी आप याद रख लेना, युकाटन मैक्सिको के पास में। और दुनिया में और भी ब्लू होल, और भी कुछ ब्लू व्हेल हैं। देख, ब्लू व्हेल होता क्या है? ब्लू होल क्या होता है? ब्लू होल क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की सेलों से बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट में चूना के पत्थर से बना होता है। इनके आकार और गहराई अलग अलग होते हैं, इनके आकार भी और गहराई अलग अलग होते हैं। प्रमुख ब्लू होल दुनिया के बात करें तो ब्लू होल जैसे ड्रैगन होल, ये कहाँ पर है? दक्षिण चीन सागर में। ड्रैगन होल नाम का एक ब्लू होल है जो कहाँ पर? दक्षिण चीन सागर में। ये जो खोजा गया इसका नाम रखा गया तामजा। और ग्रेट ब्लू होल और डीन ब्लू होल ये कहाँ पर है? कैरेबियन कंट्रीज के पास में। जो कैरेबियन देश हैं, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में, जो अटलांटिक महासागर में कैरेबियन कंट्रीज हैं, उनके पास में ये हमारे ग्रेट ब्लू होल और डीन ब्लू होल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी कौन है? ग्रैंड मास्टर
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ द्वारा दी जाने वाला एक विशेष सम्मान है जो इस वर्ष किसे दिया गया है? तीसरी महिला कौन है? तो कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली रमेश बाबू, एस विजयलक्ष्मी। अगर आपको पता है, खेलों में अगर आपकी रुचि है और आप अखबारों में खेल वाला पेज पढ़ते हैं या न्यूज में खेल के समाचार सुनते हैं तो आप उसका आंसर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावली, वैशाली रमेश बाबू, एस विजयलक्ष्मी। पता है तो कमेंट करिए। चलिए मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर उपाधि दी है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के पहले शतरंज में ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे, जो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के वर्तमान में उपाध्यक्ष भी हैं, ये डिप्टी प्रेसिडेंट भी हैं। विश्वनाथ आनंद 1988 में भारत में शतरंज के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे। कौन थे? विश्वनाथन आनंद। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के FIDE की बात करें हम तो शतरंज के खेलों की ये गवर्निंग बॉडी है, सारे खेल करवाती है, आयोजन करवाती है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, याद रख लेना। शतरंज अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? आर्कडी डेबोरकोविच। आर्कडी डेबोरकोविच हैं इसके प्रेसिडेंट हैं। और डिप्टी प्रेसिडेंट हैं हमारे भारत के ही कौन है? विश्वनाथ आनंद हैं। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर भी हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? ढंग से पढ़िए प्रश्न ध्यान से। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कमेंट करें अगर आंसर पता है तो। केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है केरल में किया जा रहा है। काय का बैठक? 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक। देखिए, इसमें हम जानते हैं 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन केरल के कोच्चि में 20 से 30 मई 2024 तक किया जाएगा। 20 मई से 30 मई तक। अब इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र है, वह इसका क्या कर रहा है? आयोजन कर रहा है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन केरल के कोच्चि में 20 से 30 मई तक हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अगला है। चर्चाओं में रहा चाकीसॉरस नेकुल। चाकीसॉरस नेकुल निम्न में से किसकी एक प्रजाति है? ये चर्चा में रहा वर्तमान में। चाकीसॉरस नेकुल काय की प्रजाति है? छिपकली की, डायनासोर की, खरगोश की या पौधों की? अगर आप अखबारों से जुड़े हैं, टीवी देख रहे हैं, न्यूज से जुड़े हैं तो आप बता पाएंगे, और पता है तो कमेंट करिए। चाकीसॉरस नेकुल छिपकली, डायनासोर, खरगोश, पौधा, इनमें से काय की प्रजाति है? ठीक है, तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। आपका सही आंसर क्या है? डायनासोर। एक शाकाहारी प्रजाति का डायनासोर हमको मिला है, शाकाहारी, जिसकी नई जाति है चाकीसॉरस नेकुल। एक डायनासोर के जीवाश्म मिले, क्योंकि डायनासोर तो विलुप्त हो चुके हैं, डायनासोर के ये क्या है? जीवाश्म, अवशेष मिले हैं। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं हम, ये कहाँ से मिले हैं? तो अर्जेंटीना के जीवाश्म विज्ञानियों ने एक शाकाहारी डायनासोर जिसका नाम क्या है? चाकीसॉरस नेकुल की खोज की है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने? अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने चाकीसॉरस नेकुल नामक एक शाकाहारी डायनासोर खोजा है। डायनासोर चाकीसॉरस नेकुल लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले वर्तमान पेंटागोनिया के लेट क्रेटेशियस काल के दौरान पनपा था। यानी वर्तमान में जो पेंटागोनिया उसके लेट क्रेटेशियस का नाम है, उस युग का नाम है, में पनपा था। यह अनुमान लगाया गया है कि सबसे बड़ा चाकीसॉरस 2.5 या 3 मीटर, 2.5 से 3 मीटर लंबा और 70 सेंटीमीटर से लेके ऊंचा, 8 से 10 फीट लंबा और 27 इंच ऊंचा रहा होगा। इसकी लंबा चौड़ाई थे। चाकीसॉरस के अध्ययन से खुलासा हुआ है कि इसकी पूंछ नीचे की ओर मुड़ी हुई है, जो एक विशिष्ट विशेषता है और जो अन्य डायनासोर में नहीं देखी गई है। इसकी पूंछ नीचे की ओर मुड़ी रहती थी। ठीक है, प्रश्न है 10वां प्रश्न है कि हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया? हिंदू
विवाह अधिनियम। आप जानते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू के अंतर्गत बौद्ध जैन भी आते हैं, ये कानून बनाया गया था हिंदुओं के विवाह के नियम के लिए। चूंकि ये चर्चाओं में क्यों रहा और अभी प्रश्न क्यों बना, ये भी मैं आपको आपसे आगे बात करूंगा। तो अभी आप ये बताइए कि हिंदू विवाह अधिनियम, ये तो वैसे भी जीएस का प्रश्न है, संविधान का भी प्रश्न भी है, तो आप बताइए 1955 में, 1965 में, 1975 में, 1995 में हिंदू विवाह अधिनियम। तो इसका सही आंसर कमेंट करें आप। सही इसका आंसर है 1955। सबल अधिकार संरक्षण अधिनियम भी आया था 1955, और उसी समय हिंदू विवाह अधिनियम भी पेश किया गया था। भारत में हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इन सभी को हिंदू विवाह के अधिनियम तहत रखा गया है। इसके तहत कुछ रीति रिवाज हैं जिनको मानना पड़ता है। उम्र भी तय कर दी गई कि लड़के की 21 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए न्यूनतम आयु, तब शादी हो सकती। तो देखिए, हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर विवाह के दौरान सभी जरूरी समारोह आयोजित नहीं किए गए तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन विवाह अमान्य होगा। सारे विवाह पद्धतियां जो होते हैं, बारात से लेकर जो है अन्य जो भी समारोह हैं, वो सब आप आयोजित कीजिए, तभी हिंदू विवाह माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू की परिभाषा में बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं। ठीक है। शादी के समय दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल और दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। ये हमारे आज के टॉप प्रश्न थे। अब आप लोगों को यदि ये जो है पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। हमारा ऐप जो है लिंक में, इसकी जो है ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाएं और डाउनलोड करें, और ये जो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं जिनके डेमो क्लासेस भी हैं ऐप में, और अब पूरा कंटेंट मटेरियल, फ्री टेस्ट भी हैं, आप सब दे सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के आपको जो पढ़ना है वह कोर्स परचेस भी कर सकते हैं। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। मिलते हैं कल। धन्यवाद।